नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं पीछे कुछ वीडियो में पोस्ट करता रहा हूँ कोरोना के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, तो वो सब तो मैं समझता हूँ आज किसी से छुपा नहीं है कि हमें मास्क लगाना चाहिए, 2 गज़ की दूरी रखनी चाहिए, बार बार हाथ धोना चाहिए। और अभी तो कॉन्सेप्ट डबल मास्क का है, मैंने उतार रखा क्योंकि मैं अपने चैम्बर में सेफ बैठा हूँ। तो नीचे आप ये फ़िल्टर वाला मास्क अगर लगाएंगे, ध्यान दें इसमें क्लिप होना ज़रूरी है, अंदर फिल्टर होना ज़रूरी है, 3 लेयर मास्क होना चाहिए। और उससे ऊपर आप N95 मास्क का प्रयोग करेंगे तो ही आप अपने आप को सेफ समझें। अगर जो आप सिंगल मास्क का प्रयोग करेंगे और कहीं ऐसा फंसेंगे तो चांसेस आपके फंसने के ज़्यादा हैं। तो आप डबल तो कोशिश करें कि अगर आप भीड़ में हैं या कहीं रिस्क वाले इलाके में हैं तो डबल मास्क का प्रयोग करें, वरना सिंगल कपड़े का मास्क भी चल सकता है, अच्छी प्रिवेंशन देता है, लेकिन उसके साथ आपको डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। ये सब बातें तो अब साल सवा साल हो गया जो हम कर रहे हैं, और क्योंकि हम इनको करने में रिलेक्टेंट हैं तो शायद हम इस वजह से परेशान भी हैं। 4 लाख के आसपास केस आ रहे हैं यूपी में, 26 से 30 हज़ार रुपये केस के बीच में आ रहे हैं। ना संसाधन है हमारे पास, ना बेड मिल रहे हैं, ना ऑक्सीजन मिल रही है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें अगर हम सावधानी बरतें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अगर जो आप अब फंसी गए, बीमार हो गए, मैं तो की बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको पहली बार ही बुखार आया है, मैं तो कहूँगा ये मान लें कि आपको कोरोना है, तुरंत आइसोलेट हो जाएं, अलग कमरा, अलग टॉयलेट, अलग बर्तन, और आपका खाना पीना दूर से ही आपको दे के चले जाएं आपके परिवार वाले, तो शायद आपके परिवार के लोग बच सके। क्योंकि नया जो स्ट्रेन आया है बहुत ही खतरनाक स्ट्रेन है, वो अफ्रीकन और लंदन स्ट्रेन को मिला के एक इंडियन स्ट्रेन बन गया है, एंड इट इज़ थॉट टू बी वेरी इन्फेक्टिव, हाईली इन्फेक्टिव एंड हाईली डेंजरस। इस वाले स्ट्रेन में क्या प्रॉब्लम है, एक तो अगर घर में एक को लगा ना, हम कितनी भी आइसोलेशन प्रिवेंशन करेंगे, आप पाएंगे कि घर के चारों ही लोग या घर में जितने भी आपके उसी फ्लोर पर रहने वाले लोग हैं, कोई नहीं बचेगा, सब इन्फेक्ट हो जाएंगे। सबको इन्फेक्शन मिल ही जाना है, हो सकता है किसी को हल्का हो क्योंकि आपसे सेकेंडरी लगा है, तो इसलिए तुरंत ही घर में सब लोग मास्क का प्रयोग शुरू कर दें आइसोलेशन के साथ साथ। ये ना सोचें वो तो आइसोलेटेड हैं, हम बचे हैं, तब भी इन्वायरमेंट में हैं आपके यहाँ, तो आप लोग मास्क का प्रयोग शुरू कर दें, चाहे आप सर्जिकल या कपड़े का ही मास्क लगाएं। उनके बर्तन अलग धुलवाएं मरीज के, वो खुद ही धो लें, उनके कपड़े अलग धुलवाएं, और उनको कहें कमरे से बाहर ना निकलें। अब जहाँ तक बात है हमें क्या करना है, जिस दिन बुखार आया आइसोलेट हो गए, अपना RT-PCR टेस्ट लैब में दे दें। अभी पता नहीं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, RT-PCR 4 दिन में 5 दिन में रिपोर्ट मिल रही है, डिले टैक्टिक्स क्यों है ये। और दवाइयाँ मैं बीच बीच में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सबको बताता रहा हूँ, डालता रहा हूँ। बेसिक दवाई जो कि आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक, मल्टीविटामिन, विटामिन D, विटामिन C, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, और डोलो 650 या 1 ग्राम की भी आप ले सकते हैं। अगर तेज बुखार है, P1K करके गोली आती है, वो 1 ग्राम की लें, और बिल्कुल टोटल बेड रेस्ट करें। दिन में 4 से 5 बार अपनी पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा नापें, अपनी 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं वो देखें, रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं 1 मिनट में, और नॉर्मल में 18-20 होता है। अगर वो 24-25 है तो फिर थोड़ा आप खतरे की तरफ जा रहे हैं। और उसके साथ साथ बुखार मुंह वाले थर्मोमीटर से नापें, वो इंफ्रारेड से बुखार लेना बेकार है। सबको 97, 97.5, 98 यही आएगा, बुखार आपको 100 होगा, वो बता रहा होगा 97। तो मुंह वाले थर्मोमीटर जो डिजिटल आता है, अपने लिए अलग से खरीद लें, उसको धो के डेली उससे बुखार दिन से 4 से 5 बार नापें। उसको एक कॉपी में लिख लें, एक तरफ डेट, 4 वाइटल, और इस साइड से अपना टाइम डाल के उनको वाइटल्स को लिखते जाएं। क्योंकि वो कागज़ आप कभी भी किसी डॉक्टर को दिखाएंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो समझ लेगा आपकी कंडीशन डिटेरिएट हो रही है, या स्टेबल है, या बेटर हो रहे हो। तो अपने डॉक्टर खुद ही बने, अपनी चार्टिंग खुद ही करें, दवाई बेसिक आप खुद ही शुरू कर सकते हैं।
अब अगर जो 4 दिन में आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो आपकी कुछ दवाई बढ़ाई जाएगी। और यही टाइम है इलाज का। जो इलाज पहले 7 दिन में हो जाएगा वो ही इलाज आपको बचा के ले जाएगा। और अगर जो आपने पहले 7 दिन ये सोच के अभी तो बुखार आया, अभी से क्या जल्दी है, अभी तो हमारा कोविड टेस्ट नहीं हुआ, अभी से क्या जल्दी है, या कोविड क्यों करा लें, अगर पॉजिटिव आ गया तो दुनिया क्या कहेगी, मुझे आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, सीएमओ कैसे आदमी आ जाएगा। आजकल कोई नहीं आ रहा। वो लोग भी बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, कहाँ तक आपको ट्रैक करेंगे। आपको अपना सेफ्टी खुद ही बनानी पड़ेगी। तो एक तो अगर आपने शुरू के 3-4 दिन बेकार कर दिए, जैसे मुझे टाइफाइड हो, मैं टाइफाइड टेस्ट कर, टाइफाइड पता नहीं कब सबका पॉजिटिव आता है, तो उन चक्करों में ना पड़े। आप तुरंत RT-PCR दें और अपने आप को आइसोलेट करके दवाई शुरू कर दें बेसिक वाली। और जब ITVR परसेंट जाएगा तो अपने एक डॉक्टर को, मित्र को या अपने आसपास के डॉक्टर को संपर्क में रखें और उससे दवाइयाँ पूछें। 4 दिन में तो आपको एंटीवायरल मेडिसिन कुछ देनी पड़ सकती है ओरल, जिनका बहुत अच्छा इफेक्ट है। और अगर उसके बाद भी आपकी कंडीशन सही चलती रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दवाई कंटिन्यू करें। और 10 दिन में मैं मान के चलता हूँ कि वो कोरोना आपके शरीर से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अगर आप 10 दिन सेफ रह गए तो 99% चांस है कि अब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इसमें अगर 5 दिन 7 दिन में आपकी कोई भी कंडीशन ख़राब हो तो आप तुरंत हॉस्पिटलाइज हो। वेट ना करें ऑक्सीजन के 90 जाने का या 92 जाने का। अगर 90-92 का वेट करेंगे तो एक तो उस टाइम पे बेड नहीं मिलेगा, पता चला 78 हो जाएगी, 88 हो जाएगी, 85 हो जाएगी, 80 हो जाएगी और आप सड़क पे घूम रहे हैं। तो इसलिए 95 से नीचे जो ऑक्सीजन आने पे आप अस्पताल ढूंढना शुरू कर दें, क्योंकि डॉक्टर समझता है क्या दवाई देनी है, कैसे आपकी ऑक्सीजन नहीं घटने देनी है, और ऑक्सीजन घटना है तो क्या, घट जाए तो क्या करना है। डॉक्टर हाथ में नहीं है, उसके बाद भी घट सकता है इलाज के बावजूद भी। तो ऑक्सीजन घट जाए तो क्या करना है। दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं, आप कहोगे रेमडेसिविर मिल ही नहीं रही है, तो ऐसी दवाइयों का इंतजार क्यों करना। जो दवाई मिल रही है उनसे ही तो काम चला लेना। और मैंने आज की डेट में इतने मरीज कंसल्ट करके ठीक करे हैं, वो सब ठीक हैं अगर उन्होंने टाइम पे दवाई शुरू करी है। अगर वो फंसे हैं तो वो फंसे हैं जिन्होंने टाइम पे दवाई नहीं शुरू करी और बाद में 85 ऑक्सीजन के बाद डॉक्टर ढूंढना शुरू कर दिया। तो वो टाइम नहीं है डॉक्टर ढूंढने का। डॉक्टर ढूंढने का टाइम है पहले दिन, और 7 दिन में जो इलाज हो जाएगा वही लगेगा। इवन रेमडेसिविर भी अगर आपको 7 दिन में लग जाएगी तो ही काम करेगी। प्लाज्मा भी आपको 7 दिन में लग जाएगा तो ही काम करेगा। वैसे प्लाज्मा बहुत कंट्रोवर्शियल है, मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करता, पर प्लाज्मा भी 7 दिन में लग जाएगा तो ही काम करेगा। तो पहले 7 से 10 दिन का बहुत क्रूशियल टाइम लोग निकाल देते हैं सोचने में, समझने में, और फिर जब 85 ऑक्सीजन जाती है तो कोई नहीं बचा पाता, वो ICU में जाते हैं। पहले ऑक्सीजन लगती है, फिर बाईपैप लगता है और एक आध आदमी वेंटिलेटर पे भी आ जाता है। कुछ बचते हैं, कुछ नहीं बचते हैं, लेकिन ये सब मूर्खता अपनी ही है कि हम लोग समय पे पहले तो प्रिवेंशन नहीं करते, फिर समय पे इलाज नहीं रहते, और फिर समय पे डॉक्टर से नहीं मिलते। तो ऐसे समय से मैं आप कम से कम आपके डॉक्टर से बने हुए संबंध काम आएंगे, आपको समय पे इलाज मिल पाएगा। डॉक्टर भी जानकारी का इलाज फ़ोन पे कर पाता है, क्योंकि उसे डर रहता है, पता नहीं कैसा आदमी है, मुझे कहाँ फंसा देगा। समय बहुत ख़राब है डॉक्टर के लिए भी, तो वो भी जानकार के अलावा बचता है। और एक और बात मैंने देखी, जब आप 85 ऑक्सीजन पे होते हैं ना और आप दुनिया में घूमते फिरते हैं कि मुझे बेड दे दो, कोई बेड नहीं देता, सब कह देते हैं बेड फुल है, क्योंकि उन्हें पता है ये आफत की पुड़िया है, इसको भर्ती करना मतलब आफत। तो हर आदमी समझता लेट केस है, तो इसको भर्ती करने से अच्छा आप 92 ऑक्सीजन, 90 ऑक्सीजन या 95 ऑक्सीजन के मरीज को लो, उसमें चांसेस अच्छे होते हैं, मरीज को बचा के ले जाते हैं हम लोग। लेकिन जिसकी 85-80 ऑलरेडी पहुंच गई, उसको बचा पाना थोड़ा सा टेडियस हो जाता है। तब भी हमें सबका ख्याल रखना चाहिए। पर अधिकतर हॉस्पिटल का लेवल है L1, L2, L3। तो L1, L2 वाला हॉस्पिटल L3 नहीं ले सकता। ये जो 85 ऑक्सीजन या 80 ऑक्सीजन वाला L3 में जाना चाहिए, और L1, L2 में जाएगा भी तो उसको सही इलाज नहीं हो पाएगा। तो मैं तो निवेदन करूँगा आप L1 या L2 के लेवल पे ही अस्पताल में जाएँ और उसी पे ही निपट जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। L3 लेवल पे हॉस्पिटल में पे तो आप जाने की ज़रूरत पड़े, और ना ही आप ICU में जाना भी खतरनाक हो जाता है। आप नॉर्मल वार्ड में हैं तो वायरल लोड कम होता है, अगर ICU वाले अस्पताल में है तो वायरल लोड बहुत होता है, और मरगल के मरीज, इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे फिर वेंटिलेटर पे आप जाते हैं या बाईपैप पे जाते हैं तो पॉजिटिव प्रेशर से आपको फर्दर इन्फेक्शन मिलता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो नौबत नहीं आनी चाहिए। और ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन भी घर पे लगाने को तो आराम से मिलती नहीं है, तो कम से कम अगर आप जल्दी अस्पताल में जाएं तो वो ऑक्सीजन का इंतजाम तो आपके लिए अस्पताल करेगा ही करेगा, और नहीं होगा तो आपको टाइम पे बताएगा, जिससे आप भी इंतजाम करके उसकी मदद करें। पर मैंने देखा अधिकतर अस्पताल
L1 L2 लेवल पे तो कर लेते हैं, पर L3 लेवल पे ऑक्सीजन कम इसलिए पड़ती है कि बाईपैप में और वेंटिलेटर में बहुत हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वहाँ बिना हाई फ्लो के वो काम नहीं कर पाता। 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर काम नहीं होता। ऑक्सीजन मैं बता दूं, ये जो आजकल कंसनट्रेटर आते हैं, कोई इनको फायदा नहीं, आप स्टोर कर रखें, अपने यहाँ खरीद के रखें, क्योंकि ये सब चाइनीज़ जो आ रहे हैं ना, ये 5 लीटर फ्लो तो कहते हैं, पर 1-2 लीटर पे तो ये आपको 92-94% ऑक्सीजन देते हैं जितनी हमें चाहिए। लेकिन जैसे ही आप फ्लो बढ़ाएंगे ना, 4 लीटर 5 लीटर पे जाएंगे, तो उनकी ऑक्सीजन फॉल करनी शुरू हो जाती है, और वो अल्टीमेटली 32-33% 35% ऑक्सीजन पे जाते हैं, जो कोविड पेशेंट के लिए बेकार है। फ्लो ही है, ऑक्सीजन नहीं है, फिर वो तो एयर ही दे रहा है। वो 20-22% तो हमारी वैसे भी एयर में, 10% ऊपर दे भी रहा है, तो कौन सी आफत आ रही है, वो आपको इम्प्रूव नहीं करेगा। तो कंसनट्रेटर बेकार हैं, और फिलिप्स और कुछ अच्छी कंपनी के जो कंसनट्रेटर आते थे वो आज अवेलेबल नहीं है, सब लोगों ने छुपा लिया है। आजकल देखें, कल 250 कंसनट्रेटर एक जगह पकड़े गए, 2 करोड़ रेमडेसिविर की नकली बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। तो आप जो रेमडेसिविर भी ये ब्लैक में ला रहे हैं, ये नकली ही आ रही हैं, असली रेमडेसिविर तो सीएमओ के थ्रू मिल रही हैं, ऑथराइज एजेंट से मिल रही हैं। नकली रेमडेसिविर का ना तो फ़ायदा होगा और ना ही वो लेनी चाहिए। तो ये ब्लैक में आप लेने की हैबिट छोड़ दें, वो इफेक्ट ही नहीं करती, आप खुश हो जाते हैं रेमडेसिविर लग गई। दूसरों को बचाएं, आइसोलेशन में जाएं, समय पे इलाज शुरू करें। शॉर्ट में मेरा यही मैसेज है। बाकी सब बातों को आप फॉलो कर सकें ना कर सकें, 3 बातों का ध्यान जरूर रखें। तो जल्दी इलाज, आइसोलेशन और लेट स्टेज पे अस्पताल ढूंढना, उसका वेट ना करें। एक बात और है कि हम लोग डीप फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं। आज ही से गहरे गहरे सांस लेके इधर से सांस लें, रोकें और इधर से निकाल दें, ये एक्सरसाइज। और दूसरा, चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए हमारे पास पहले भी अपनी वीडियो मेडिसाइजर आता है, उसमें गहरी सांस लेके 3 बॉल आती हैं, वो 3 बॉल उठाने की कोशिश करें। मेरे पास बाय द वे यहाँ नहीं रखा है, तो वो मेडिसाइजर से अब भी कर सकते हैं आप, क्योंकि कल को अगर कुछ होता है तो आपकी चेस्ट में इधर होगा। तो ये बैठे बैठे जो 2 मैंने एक्सरसाइज बताई वो तो कर ही सकते हैं, और लाइट अपनी एक्सरसाइज करके बॉडी को मजबूत रखें। कोविड भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा नुकसान कर रहा है जो बुजुर्ग हैं, शुगर वाले हैं, हार्ट पेशेंट हैं, और या जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिनका वजन ज़्यादा है। तो कोमॉर्बिडिटी का होना और वजन का ज़्यादा होना कोरोना मरीजों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। उम्र का ज़्यादा होना भी साबित हो रहा है, पर उम्र में तो किसी का रोल है नहीं, किसी कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप अपनी बॉडी तो फिट कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो अभी से कर सकते हो, और कोरोना होने के बाद तो ज़रूर ही करनी है, क्योंकि उससे ही लंग बचेगा। जहाँ तक बात है सीटी 5-6 दिन से पहले नहीं कराना चाहिए। उससे पहले ना तो पता चलेगा कि कितना इन्फिल्ट्रेशन है, ना ही इन्फिल्ट्रेशन पता चल पाता है। अगर आप प्रॉपर दवाई देनी है तो सीटी की कोई जल्दी नहीं है। और सीटी से जो अभी ये भ्रम फैल गया है कि 300 एक्सरे के बराबर आपका वो आता है रेडिएशन, वो पुराने सिटी में आता है। आजकल हाई जनरेशन सिटीज़ जो चल गए हैं उनमें नहीं आता है। वो बहुत पुराने सन 80 में जब हम पढ़ते थे, जब सिटी आए थे, तो उनमें इतना एक्सरे फिल्म जितना वो होता था, 300 एक्सरे के जितना रेडिएशन होता था, आज नहीं है। तो एक बार सिटी कराने में कोई नुकसान नहीं होगा अगर हम कराते भी इन्फिल्ट्रेशन देखने के लिए, वरना चेस्ट एक्सरे से भी फॉलोअप हो जाता है। अच्छा, चेस्ट एक्सरे ही काफ़ी कुछ बता देता है, और वो 3-4-5 तो आपको करने बढ़ जाते हैं 2-2 3-3 दिन के अंदर पे। ब्लड टेस्ट भी 3-4 दिन से पहले ना कराएं, कोई फ़ायदा नहीं है। और ब्लड टेस्ट के बेस पे ही फिर आपको बाकी दवाई आगे स्टेरॉइड और ब्लड थिनर डिसाइड करे जाएगा। तो सीटी और ब्लड टेस्ट और इन सब के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि मरीज को आगे क्या दवाई देनी है। और अगर ऑक्सीजन फॉल होने लगती है, इन्फिल्ट्रेशन आ जाता है, आप ये मान के चलें बिना भर्ती के आप नहीं रह सकते, क्योंकि आप घर पे स्टेरॉइड और ब्लड थिनर नहीं चला सकते प्रॉपरली। तो किसी छोटी सी भी सर्विसेज के सेंटर में अगर भर्ती होते हैं तो वो आपको ये सब चला के कम से कम बचा लेगा। हाँ, लेकिन अगर आप L3 पे चले गए तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, फिर तो कंडीशन भगवान को ही हाथों में आ जाती है, क्योंकि दवाइयाँ लिमिटेड हैं, अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, और इन सब पॉजिटिव प्रेशर थेरेपीज से और इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो। और अभी तो नई बात आई है कि फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। अगर ऑक्सीजन 5 दिन से ज़्यादा लगे तो ऑक्सीजन फ्लो मीटर में जो पानी चलता है, उस पानी के थ्रू भी फंगल इन्फेक्शन नाक में और लंग्स में जा रहा है,
और अगर एक बार फंगल इन्फेक्शन पल्मोनरी सिस्टम में हो गया तो फिर उस आदमी को नहीं बचा सकते आप। तो मेरी हाथ जोड़ से निवेदन है कि भी आप लोग अपने सेफ्टी पूरी रखें, घर में रहें, कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो करें और जल्दी से जल्दी डॉक्टर से लें अगर आपको बुखार हो जाए तो सलाह। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई काम ना करें, और अगर जो आप कंडीशन ठीक ना समझें, आइसोलेशन यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, तो आइसोलेशन सेंटर में या किसी अस्पताल में आप भर्ती हो जाएं। यही मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गोयल, श्री तिरुपति हॉस्पिटल से आप सभी को निवेदन करता हूँ कि आप अपने इन सब बातों को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। बाय।